लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्जियन ने एक तीखा संपादकीय दिया है, ट्रंप की सहायता कटौती और विकास पर प्रभाव। दुनिया को दया नहीं, न्याय चाहिए। इसमें गरीब देशों के साथ हो रहे अन्याय और विकसित देशों की उदासीनता पर गहरी चिंता जताई गई है। लेख की शुरुआत ही एक विडंबना से होती है। एक तरफ अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी विकास सहायता संस्था यूएसएआईडी को बंद कर दिया, वहीं दूसरी ओर स्पेन में विकास वित्त पर एक वैश्विक सम्मेलन हो रहा था, जिसका उद्देश्य तो 2030 तक टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना था। लेकिन अब वो सिर्फ पिछली उपलब्धियों को बचाने की कोशिश ही लग रहा है। एक अध्ययन के अनुसार ट्रंप की सहायता कटौती से 2030 तक करीब 1.4 करोड़ लोगों की जान जा सकती है, जिनमें एक तिहाई बच्चे होंगे। ये किसी युद्ध जितना बड़ा झटका होगा उन देशों के लिए जो पहले से संकट में हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस भी अपनी विदेशी सहायता में कटौती कर रहे हैं। बहाना है रक्षा खर्च बढ़ाना। ऑक्सफैम के मुताबिक ये 1960 के बाद से सबसे बड़ी वैश्विक सहायता कटौती है। इस बीच चीन और खाड़ी देश इस खालीपन को भरने में रुचि नहीं दिखा रहे। यानी पूरी दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां दया की जगह स्वार्थ और सहयोग की जगह रणनीतिक नजरिए ने ले ली है। ये सिर्फ गरीब देशों का नुकसान नहीं है। जब सहायता रुकेगी तो बीमारी, अशांति और अस्थिरता बढ़ेगी, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। नया महामारी संकट या भूख जैसी समस्याएं कोई सीमा नहीं जानती। उम्मीद थी इस स्पेन सम्मेलन में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को सुधारने की पहल होगी, जो आज गरीब देशों के खिलाफ काम करती है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ऐसी किसी भी कोशिश को जानबूझकर कमजोर कर दिया। अमेरिका ने तो 400 संशोधन प्रस्ताव भेजकर दस्तावेज को कमजोर करने के बाद सम्मेलन से खुद को बाहर कर लिया। आज अफ्रीका और एशिया के कई देश स्वास्थ्य और शिक्षा से ज्यादा पैसा कर्ज चुकाने में लगा रहे हैं। अगर विकसित देश निजी निवेश के भरोसे रहेंगे, जैसा ब्रिटेन कर रहा है, तो इंसानियत नहीं मुनाफे को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि यूएसएआईडी जैसे कार्यक्रमों ने पिछले 20 साल में 9.2 करोड़ जानें बचाई हैं। ये आंकड़ा बताता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दुनिया में असाधारण प्रगति संभव है। लेख का संदेश साफ है, दुनिया को दया नहीं, वास्तविक न्याय और समानता की जरूरत है। अगर हम सब इस रास्ते से पीछे हटते हैं तो सिर्फ सहायता ही नहीं, आशा और भरोसे की नींव हिल जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख क्रिश्चियन डाइट कल्चर की वापसी, धर्म, राजनीति और बॉडी कंट्रोल का नया मेल। ये एक खास ट्रेंड की ओर इशारा करता है। अमेरिका में ईसाई दक्षिणपंथी विचारधारा अब महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण को धार्मिक अनुशासन, नैतिकता और देशभक्ति की आड़ में परोस रही है। लेख में बताया गया कि अब डाइट और फिटनेस का मतलब सिर्फ स्वास्थ्य नहीं रहा, यह अब एक तरह का राजनीतिक स्टेटमेंट बन चुका है, जहां स्लिम बॉडी को सच्ची ईसाई महिला की पहचान और मोटापे को आत्मिक कमजोरी कहा जा रहा है। दक्षिणपंथी धार्मिक आयोजनों में खुलेआम कहा जाता है कि कम दवा, ज्यादा अनुशासन और स्लिम दिखो, तभी तुम राइट विंग कूल गर्ल कहलाओगी। इतिहास से लेकर आज के चर्चों और सोशल मीडिया तक हर जगह ये कोशिश हो रही है कि महिलाओं को उनके शरीर के आकार और खाने की आदतों के जरिए काबू में रखा जाए। भगवान की इच्छाओं को भी अब कैलोरी काउंट और बीएमआई से जोड़कर पेश किया जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या आत्मा की पवित्रता अब शरीर के पतलेपन पर टिकी है? लेख का इशारा साफ है। ये डाइट कल्चर एक गहरी सामाजिक सांस्कृतिक रणनीति है, जो महिला की आजादी, आत्मविश्वास और एजेंसी को सीमित करने का एक आधुनिक फिटनेस के कपड़े पहनना रूप है। ये सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा और सोच पर भी नियंत्रण की कोशिश है। और इसके पीछे धर्म, राजनीति और सोशल मीडिया की मिली-जुली ताकतें काम कर रही हैं। निष्कर्ष ये है कि जब भी कोई संस्कृति ये कहे कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी नैतिकता है, तो समझिए कि वो आपको सिर्फ काबू में रखना चाहती है, ना कि मुक्त करना। अल जजीरा का लेख अगला दलाई लामा कौन होगा, दरअसल सिर्फ एक धार्मिक सवाल नहीं उठाता, बल्कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतों चीन, भारत और अमेरिका के बीच चल रही एक अदृश्य कूटनीतिक खींचतान को सामने लाता है। 90 वर्ष की उम्र में दलाई लामा ने हाल ही में साफ किया कि उनके बाद भी इस संस्था का अस्तित्व बना रहेगा।
ये बयान महज एक परंपरा को आगे बढ़ाने का संकेत नहीं है, बल्कि चीन की दावेदारी को एक सीधी चुनौती भी है। लेख बताता है कि परंपरा के अनुसार दलाई लामा की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षु कई धार्मिक संकेतों के जरिए उनके पुनर्जन्म की तलाश करते हैं। लेकिन इस बार दलाई लामा खुद ही पहले संकेत दे रहे हैं कि उनका अगला अवतार स्वतंत्र दुनिया में होगा, यानी कि चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में नहीं। इसका मतलब है कि चीन द्वारा तय किया गया दलाई लामा मान्य नहीं होगा, कम से कम निर्वासित तिब्बती समुदाय के लिए। चीन इस पर कड़ा ऐतराज जता चुका है। उसका कहना है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म भी सरकारी मंजूरी से ही होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है। चीन पहले भी ऐसा कर चुका है। 1995 में जब उसने दलाई लामा द्वारा चुने गए पंचेन लामा को गायब कर दिया था और अपनी पसंद का पंचेन लामा थोप दिया था, जिसे आज भी अधिकांश तिब्बती स्वीकार नहीं करते। इस बार भी यही डर है कि चीन एक सरकारी दलाई लामा बना सकता है और दुनिया को उसे मान्यता देने को मजबूर करेगा। वहीं दलाई लामा एक निर्वासित समुदाय किसी दूसरे बच्चे को दलाई लामा के रूप में न मान्यता देगा, यानी भविष्य में हमें दो दलाई लामा देखने को मिल सकते हैं, एक चीन समर्थित, दूसरा तिब्बती परंपरा से आया हुआ। भारत और अमेरिका की इसमें गहरी दिलचस्पी है। भारत में दलाई लामा 1959 से शरण लिए हुए हैं और भारत के हर प्रधानमंत्री से उनका रिश्ता रहा है। भारत के लिए दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि हिमालयी सुरक्षा और चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाला एक नैतिक आधार भी है। अमेरिका ने 2020 में बकायदा कानून बनाकर कहा कि अगला दलाई लामा कौन होगा, ये सिर्फ तिब्बती लोग तय करेंगे, चीन नहीं। लेख का सार यही है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की लड़ाई अब सिर्फ धार्मिक परंपरा की नहीं रही, बल्कि उस सवाल का केंद्र बन चुकी है कि तिब्बती पहचान और आत्मनिर्णय का भविष्य कौन तय करेगा, खुद तिब्बती या चीन। ये लड़ाई अब आध्यात्मिक विरासत के सम्मान और राजनीतिक दखल के बीच की हो चली है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने अपने तीखे संपादकीय में सवाल उठाया है, क्या बलात्कार अब इस देश में एक राजनीतिक संरक्षित अपराध बन चुका है? संपादकीय की शुरुआत ही इस चिंता से होती है कि बांग्लादेश में बलात्कार की घटनाएं इतनी बार बार और इतने निर्मम तरीके से सामने आ रही हैं कि अब उन्हें अलग अलग केस की तरह नहीं देखा जा सकता। ये घटनाएं बताती हैं कि सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, समाज और राजनीति के भीतर भी गहरी सड़न है। इस बार की घटना भोला जिले की है, जहां एक महिला के पति को उसकी तीसरी पत्नी ने कथित रूप से धोखे से बुलाया, बंधक बनाया और फिर जब उसकी पत्नी से छुड़ाने पहुंची तो उसे घर में बंद करके गैंग रेप किया गया। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस अपराध में जिन लोगों का नाम सामने आया है वो 3 राजनीतिक संगठनों, श्रमिक दल, छात्र दल और युवा दल से जुड़े हैं, जो विपक्षी पार्टी बीएनपी के संगठन हैं। अखबार साफ लिखता है कि राजनीतिक जुड़ाव ने अपराधियों को ऐसा दुस्साहस किया और यही राजनीतिक संरक्षण दरअसल एक बड़ी वजह है कि बलात्कार जैसे अपराधों पर ना तो समय पर कार्रवाई होती है और ना ही अपराधियों को सजा मिलती है। हालांकि इन संगठनों ने सार्वजनिक दबाव के बाद दोषियों को निष्कासित कर दिया, लेकिन अखबार सवाल उठाता है कि ये कदम केवल रिएक्टिव यानी दबाव में लिए गए लगते हैं, ना कि अपराध रोकने की कोई ईमानदार कोशिश। यही रवैया सत्तारूढ़ अवामी लीग में भी दिखता है। चाहे जो भी पार्टी हो, अपराधियों को बचाने की कोशिश और फिर जन दबाव में दिखावे की कार्रवाई आम बात बन गई है। संपादकीय एक और अहम बात उठाता है, सोशल मीडिया पर वायरल होती अफवाहें और गलत जानकारी जो असल मुद्दे से ध्यान भटका देती हैं। चाहे वो भोला का मामला हो या इससे पहले का कुमिल्ला का केस, हर बार चर्चा अपराध की जगह घटनाओं की सनसनी और वीडियो पर होती है, जिससे पीड़िता को न्याय दिलाने की मूल लड़ाई पीछे छूट जाती है। अखबार की अपील सीधी और जोरदार है। अगर बांग्लादेश को बलात्कार की इस भयावह श्रृंखला को तोड़ना है तो राजनीतिक पार्टियों को सच्चे अर्थों में जवाबदेह बनना होगा और न्याय प्रणाली को तेज, सख्त और निष्पक्ष बनाना होगा। कुल मिलाकर ये लेख ये बताने की कोशिश है कि जब तक बलात्कार जैसे अपराधों को राजनीतिक रंग में रंगा जाता रहेगा, तब तक महिला सुरक्षा सिर्फ एक नारा बनी रहेगी, हकीकत नहीं। हैदराबाद की एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में 30 जून को जोरदार धमाका हुआ, जिसमें अब तक करीब 36 मजदूरों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मारे गए लोग उत्तर और पूर्व भारत से आए गरीब मजदूर थे, जो रोजी रोटी की तलाश में वहां काम कर रहे थे। द हिंदू अखबार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। उसका कहना है कि ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि हमारी फैक्ट्रियों में सुरक्षा को लेकर जो लापरवाही होती है उसका नतीजा है।
जिस केमिकल को बनाने के दौरान ये हादसा हुआ वो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन उसको बनाने की प्रक्रिया में बहुत सावधानी चाहिए होती है। अगर मशीनों की ठीक से देखरेख ना हो या कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग ना दी जाए तो हादसे हो सकते हैं, और यही हुआ। अखबार कहता है कि पिछले 1 साल में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। कई फैक्ट्रियों में पुरानी मशीनें चल रही हैं जिनकी समय समय पर जांच नहीं होती। मजदूरों को भी पूरी तरह से सुरक्षा उपायों की जानकारी नहीं दी जाती। सरकार ने मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की बात तो कही है, लेकिन अखबार का साफ कहना है कि पैसे देने से जिंदगी वापस नहीं आती। जरूरी है कि फैक्ट्रियों में काम करने के तरीके को ही बदला जाए। सबसे जरूरी बात जो द हिंदू कहता है वो ये है कि हर फैक्ट्री में सेफ्टी कल्चर यानी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा। मशीनों की जांच, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और छोटी छोटी बातों पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।